नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ प्रचंड। पीएम मोदी ने असम में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, असम में बीजेपी लगाने वाली है जीत की हैट्रिक और कांग्रेस की लगेगी हार की हैट्रिक। केरलम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी सियासी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। केरलम में राजनाथ सिंह और नितिन नवीन ने किया प्रचार, तो कांग्रेस ने भी प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू। बैंकिंग व्यवस्था समेत पैन, फास्टैग समेत कचरा प्रबंधन पर भी बदले नियम। – 2027 के लिए देश में आज से सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना शुरू। घर घर में पूछे जाएंगे परिवार, वाहन, रसोई और अन्य सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल। मार्च 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ के पार। जारी आंकड़ों के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू बिक्री और आयात से कर संग्रह बढ़ने के कारण हुई। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के धेमाजी जिले के गोगामुख में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली में स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम ने केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, असम में हुए विकास कार्यों का खाका रखा। उन्होंने बताया कि कैसे डबल इंजन सरकार ने बीते 10 साल में असम का विकास किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि कांग्रेस की एक बार फिर से पराजय तय है। प्रधानमंत्री ने असम के टी गार्डन वर्कर्स से बात की। ये लेते हैं तो डांगर जब ऊपर होता है ऐसे। हाँ, चलिए आपने मुझे सिखा दिया, तो आप मेरे गुरु है आज। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं? भी 10 में गया है। तो 10 में गया। आपका बच्चा बीए कंप्लीट किया? अरे वाह। करम पूजा बड़ी रे सुंदर, हमरा नाची गाई खेल बजुई। अच्छा, बच्चे खेल कूद में कुछ करते हैं क्या? कौन सा खेल ज्यादा खेलते हैं? फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलता है। आप तो एक्सपर्ट फोटोग्राफर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा। जय जगत जननी जय माता, हम बालक कुछ नहीं आता, हमें भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। वाह, जय जगनी हमको माफ कर देना। जगत जननी जय माता, हम बालक कुछ नहीं आता।
ये हमेशा करते हैं आप लोग हैं? भूल हो जाए तो माफ करना। अच्छा, तू ही दुर्गा तू ही काली तू जगत जननी हो जाए तो हमें माफ कर देना। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा घबराहट आ रही तो अरे घबराहट तो पूरा हो गया। पहली 5 मिनट होता है घबराहट, अब क्या है। अच्छा, बिहू में क्या खाना पकाते हैं आप लोग? बिहू में हाँ। पिठा बनाते हैं और वो क्या बोलते हैं हम लोग तिल का पिठा होता है। हाँ। वो गीला पिठा होता है। हाँ। वही लोग हम लोग बनाते हैं। और हमारी भाषा आसानी से हमारी भाषा में बोलते हैं कि वो हांदोगुरी बोलता है, उसको हम बनाते हैं। हाँ। चाल के हम भाज के थोड़ा उसको गुरा करके बनाते हैं। वही कुल कितने लोग यहाँ काम करते हैं? ज्यादा मिला के 700-800 मन हो जाता है। नहीं अच्छा, एक साथ। और कितने दिन काम करते हैं महीने में? महीने में हमारा तो 12 दिन हो जाता है। महीने में तो हमारा 24 दिन हो जाता 24 दिन हो जाता है। है। 6 दिन छुट्टी हाँ। मिलता है। अच्छा, খরা বন্দনা বেজো নারী মদনে ঝুমর লাগল ভারী খরা বন্দনা বেজো সরস্বতী মাকে বলি মদনে ঝুমর লাগল ভারী আখড়া বন্দনা বেজো নারী আখড়া বন্দনা বেজো নারী মদনে ঝুমর লাগল ভারী আখড়া বন্দনা বেজো নারী মদনে ঝুমর লাগল ভারী। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। परमात्मा आपको सुखी रखे, आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। आपको मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ, है पता है? मैं छोटा था तो चाय बेचता था। तो आप लोग जो मेहनत करते हैं ना, वो मेरे गांव तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री का असम दौरा और प्रधानमंत्री ने इस दौरान चाय बागान श्रमिकों से, महिलाओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के धेमाजी जिले के गोगामुख में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली में स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, असम में हुए विकास कार्यों का खाका रखा। उन्होंने बताया कि कैसे डबल इंजन सरकार ने बीते 10 साल में असम का विकास किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि कांग्रेस की एक बार फिर से पराजय तय है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री ने वादा दोहराया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बनने वाली सरकार यूसीसी और छठी अनुसूची को जरूर लागू करेगी। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं
बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के समय लाए गए कम्युनल वायलेंस बिल की आलोचना की। उन्होंने कहा यह बिल सांप्रदायिक था और भाजपा ने इसे कानून नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब असम में उस तरह का कानून बनाने की कोशिश कर रही है। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था। इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ में छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बिस्वनाथ जिले के बेहाली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया और असम में हुए विकास कार्यों का खाका खींचा। उन्होंने बताया कि सरकार असम के समग्र विकास के लिए कई बड़े कदम उठा रही है, जिससे असम को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बीजेपी एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। ये काम दशकों पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते एक दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2026 के केरलम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कन्नूर जिले के मटनूर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी करते हुए पार्टी के पक्ष में जोरदार समर्थन व्यक्त किया। नितिन नवीन ने रोड शो के दौरान मटनूर की जनता से संपर्क किया और बीजेपी की नीतियों और राज्य में विकास के वादे किए। उन्होंने विशेष रूप से केरल में युवा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को उठाया और राज्य के समग्र विकास के लिए बीजेपी सरकार के आगामी विजन को साझा किया। इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी केरल में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी और आगामी चुनावों में पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी। This time BJP will get a very good response from the public of Kerala, from 2% to 20% under the leadership of Narendra Modi. We are very much confident
that this time Lotus will give the clear-cut mandate for the state assembly election. This time BJP will come and give up alternative government of both LDF and against LDF and UDF, and we will look after the people of the welfare, development, infrastructure growth and employment for the youth and the respect for the women. रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज केरलम में चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे प्रवूर में दोपहर 3 बजे और नेदुमगन में शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे केरलम की जनता से बात करेंगे और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर कहा कि उन्हें चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने के बजाय पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। दिलीप घोष ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, ये सब प्रेम पत्र लिखना बंद करिए। चुनाव आ गया है, पार्टी संभालिए। बंगाल तो आपसे संभाला नहीं गया है, वो हम देखेंगे। आप तो पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो बनर्जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को भड़काने का, हिंदुओं को भड़काने का, झगड़ा लगाने का। अभी तो मुसलमानों को डराते थे हिंदू, आरएसएस, बीजेपी तुमको खत्म कर देंगे। अब हिंदुओं को डरा रहे हैं, क्यों? देखो, एक समुदाय है, 1 सेकंड में खत्म कर देगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदया राज के समर्थन में तिरुचिरापल्ली के गांधी नगर बाजार इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्टालिन पलक्कराई इलाके में एक चाय की दुकान पर रुके और लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने भीमानगर में तिरुचिरापल्ली पश्चिम सीट पर उम्मीदवार केएन नेहरू के लिए वोट मांगे। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के तुमकुरू स्थित श्री सिद्धगंगा मठ में डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी के 119वें जन्मदिन और गुरु वंदना समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मठ के स्वामी जी और वी सोमन्ना जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, स्वामी जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबकी प्रशंसा करती हूँ। राष्ट्रपति ने स्वामी जी के योगदान को सराहा और उनके मार्गदर्शन में समाज की सेवा की दिशा में किए गए कार्यों को प्रेरणादायक बताया। यहाँ आके श्री शिव कुमार स्वामी जी के सानिध्य मिला, उनको नमन करने का, ये मठ का पवित्रता को अनुभव करने का मुझे जो मौका मिला, इसीलिए समन्ना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रहलाद जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये पवित्र मठ को दर्शन करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, यहाँ के पवित्र संतों के से मिलने के लिए मुझे लो मौका दिया गया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। श्री शिव कुमार स्वामी जी ने शताब्दी जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद कई वर्षों तक अपनी आध्यात्मिक सक्रियता से मानवता को समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वंचित और गरीब बच्चों को शिक्षा देना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस दौरान कहा कि ऐसी संस्थाएं देश को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती हैं। राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहां पर प्राथमिक शाला से लेकर इंजीनियरिंग तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं के योगदान की सराहना की और इस प्रकार की पहल को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। स्वामी जी के सत्कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मठ से जुड़े सभी लोगों की प्रशंसा करती हूँ।
इस मोड द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत सराहनीय है। कहा जाता है, शिक्षा ही विकास का कुंजी। वंचितों, गरीबों बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये देश के भविष्य को बनाना, देश के विकास को आगे बढ़ाना। इसीलिए ये जो संस्था, ये वो धार्मिक संस्था नहीं, ये संस्था देश को समावेशी उन्नति के लिए सहायता करना, सहयोग करने के लिए उद्दिष्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज संसद भवन परिसर में दोपहर 3 बजे संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित कई विशेषज्ञ और प्रतिनिधि समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। ये 39 सदस्यीय समिति है, जिसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। इसी बजट सत्र के दौरान 18 मार्च को लोकसभा ने समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया था। अब ये समिति मानसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी। लोकसभा के वरिष्ठ सांसद और पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों की समीक्षा कर रही है। इन विधेयकों में देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा गया है। अब सबकी नजरें आज की इस बैठक पर टिकी हैं, जहां से इस बड़े चुनावी सुधार को लेकर अहम सुझाव सामने आ सकते हैं और आगे की दिशा तय हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरविंदर सिंह फुल्का बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फुल्का 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की ओर से लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। वे 2014 में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन 2019 में पार्टी छोड़ दी थी। हरविंदर सिंह फुल्का 2017 में पंजाब की दाखा सीट से विधायक चुने गए थे और कुछ समय के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। बाद में उन्होंने 1984 दंगा मामलों की पैरवी जारी रखने के लिए ये पद छोड़ दिया। भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एचएस फुल्का का स्वागत करते हुए कहा कि एचएस फुल्का ने 1984 दंगों के पीड़ितों के लिए बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी और कई दोषियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। बहुत बड़ा चेहरा है, बड़ी लड़ाई लड़ी है 1984 सिख कत्लो गारत की, जब देश के 52 शहरों को गांधी नेहरू परिवार के इशारे पर शमशान घाट बना दिया गया था। ऐसे समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब सामने आए थे और उन्होंने जो सिखों को मारा गया था उसकी लिस्ट खुद पार्लियामेंट में दिखाई थी, उस समय यंग फुल्का जी ने उस लड़ाई को शुरू किया और 42 साल तक निर्देशों की लड़ाई लड़ी और उसमें 300 से ज्यादा लोगों को उन्होंने सजाएं दिलवाई हैं। आज वो भाजपा में शामिल हुए हैं, स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की उस याचिका पर उनका पक्ष जानना चाहा, जिसमें आबकारी नीति मामले में समन जारी होने के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने के कारण उनके खिलाफ दर्ज 2 अलग अलग मामलों में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने निचली अदालत के 22 जनवरी के आदेशों के खिलाफ ईडी द्वारा दायर 2 याचिकाओं पर आम आदमी पार्टी के नेता को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए तय की। अदालत ने कहा, प्रतिवादी ने अग्रिम सूचना मिलने के बावजूद उपस्थित न होने का विकल्प चुना। नया नोटिस जारी करें और 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत में अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन पर अमल नहीं किया और जांच में शामिल नहीं हुए। मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हाईकोर्ट वीडियोग्राफी देखने के बाद मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर गौर करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कोई अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत नहीं दिखती है। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में जजों ने विवादित परिसर के खुद निरीक्षण का फैसला लेते हुए 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की बात कही थी। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दाखिल करने का पर्याप्त
मौका नहीं मिला। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।